एवरीवन, वेलकम टू पी कालिका मैथ्स। आज की इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूं इंस्पायर फेलोशिप के रिगार्डिंग। इसमें सिलेक्शन होने के लिए क्या-क्या चीजों का ध्यान रखना होगा, कौन-कौन अप्लाई कर सकता है और क्या आप करेंगे तो आपका सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं कि इसके लिए कौन-कौन एलिजिबल है। तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है, आप जाके इंस्पायर ऑनलाइन वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। तो इसमें दो तरह के पर्सन अप्लाई कर सकते हैं, एक तो जो फर्स्ट रैंक होल्डर हो और दूसरा जो इंस्पायर स्कॉलर हो। और इंस्पायर स्कॉलर वो होते हैं जिनका +2 पे इंस्पायर स्कॉलरशिप वाले में सिलेक्शन होता है। मतलब अगर आपका इंस्पायर स्कॉलर में सिलेक्शन नहीं हुआ, मींस अगर आप इंस्पायर स्कॉलर नहीं है तो आप अगर फर्स्ट रैंक होल्डर हैं तब अप्लाई करेंगे, और अगर आप आइदर इंस्पायर स्कॉलर और रैंक होल्डर दोनों ही नहीं है तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते। सिर्फ इसमें दो ही टाइप के पर्सन कर सकते हैं, इंस्पायर स्कॉलर एंड फर्स्ट रैंक होल्डर। और इंस्पायर स्कॉलर है तो आपको फिर आपके एमएससी में एटलीस्ट 70% मार्क्स जरूरी है। ठीक है, या इसके इक्विवेलेंट जो भी आपका सीजीपीए होगा वो, और उसी तरह आपका इंटीग्रेटेड एमएससी पे भी लागू होगा। और अगर हम रैंक होल्डर की बात करें तो या तो आप यूनिवर्सिटी टॉपर हो, ठीक है, और सब्जेक्ट आपको पता ही होगा, जो इंस्पायर स्कॉलर है उनके लिए तो सब्जेक्ट बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि तो पहले सब्जेक्ट क्लियर है। और जो यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर है तो उनके लिए इंजीनियरिंग में हो गया, फार्मेसी हो गया, एग्रीकल्चरल हो गया, कोई भी बेसिक साइंस लें, अगर आप उसमें आप रैंक होल्डर हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट और ध्यान देने वाले हैं कि कौन लोग नहीं अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप फर्स्ट रैंक का होल्डर हैं किसी कॉलेज या ऑटोनोमस कॉलेज से तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपने डिग्री जो एमएससी की डिग्री है डिस्टेंस मोड से ऑब्टेन किया हुआ है तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते इंस्पायर फेलोशिप के लिए। और अगर आप किसी पार्टिकुलर टॉपिक या स्पेशलाइज्ड एरिया में रैंक होल्डर हैं तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ आर नॉट एलिजिबल फॉर द ऑफर ऑफ इंस्पायर फेलोशिप। ठीक है, इंस्पायर फेलोशिप की बात करें तो इसका जो नेट का फेलोशिप होता है, नेट के थ्रू सीएसआईआर नेट या यूजीसी नेट जो भी है उसके थ्रू जो जेआरएफ फेलोशिप मिलता है उतना ही है। दैट इज जेआरएफ के लिए आपका 31,000 एंड एसआरएफ के लिए 35,000 है। ठीक है, तो अमाउंट वही सेम है। इसके लिए कोई भी एग्जामिनेशन नहीं होता है, फॉर्म भी भरने का कोई भी पैसा नहीं लगता है। ठीक है, बिल्कुल फ्री है। इसमें किसी भी टाइप का कोई एग्जाम इंटरव्यू कुछ नहीं होगा, आपको फॉर्म भरना है, फॉर्म भरने के बाद एक लिस्ट निकलेगा, उसमें पता चलेगा आपका सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ है। तो कुछ चीजें आपको ध्यान रखना होगा, जैसे रिसर्च प्रपोजल, मेनली रिसर्च प्रपोजल होता है जिसके बेस पे आपका सिलेक्शन होता है। इन दो कंडीशन जो एलिजिबिलिटी में हमने डिस्कस किया, उसके अलावा भी कुछ कंडीशन है। मींस इसमें जिनका एमएससी या जो मास्टर डिग्री है वो 2021 या 2022 में कंप्लीट होना चाहिए, मतलब इससे प्रेयर जो कंप्लीट किए हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते, और जो अभी एमएससी सेकेंड ईयर में हैं या अभी कंप्लीट करने वाले हैं वो भी अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब जिनका अब तक रिजल्ट आ गया 2022 वाले और जो 2021 में कर चुके हैं, यही दो पर्सन अप्लाई कर सकते हैं। और जो ऑलरेडी सीनियर रिसर्च फेलोशिप पोजीशन जो भी एसआरएफ हो या जो भी इससे हाई पोजीशन पे हो वो लोग भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ मिनिमम एलिजिबिलिटी है। ये एलिजिबिलिटी रखने का मतलब ये नहीं हुआ कि आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, बट आप कोशिश कर सकते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए। नंबर ऑफ सीट की बात करें तो यूजुअली मैक्सिमम 1000 सीट है इंस्पायर फेलोशिप के लिए। ठीक है, मोस्ट है, मतलब 1000 से 1001 नहीं होगा, कम जरूर हो सकता है। इंपोर्टेंट डेट्स की बात करें तो इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन चालू हो गया है और लास्ट डेट आपका 10 जनवरी है। वैसे देखा जाए तो हर साल लास्ट डेट एक्सटेंड होता है, बट आपको एक्सटेंड होने का नहीं सोचना है, आपको 10 जनवरी से पहले अप्लाई कर देना है। और इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो आपको प्रिपेयर करने में भी 15-20 दिन लग सकते हैं, तो आप अभी बहुत टाइम है, आराम से पूरा समय लेके तैयार कर सकते हैं। और कोशिश करिए कि रिसर्च प्रपोजल बहुत स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि हम डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जब आप अप्लाई करने जाएंगे जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ का जरूरत पड़ेगा, तो सारे डॉक्यूमेंट्स आप स्कैन करके रख लीजिएगा क्योंकि आपको अपलोड करना होगा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कौन सा फॉर्मेट एक्सेप्टेबल है एंड कितना मैक्सिमम साइज अलाउड है। आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए एंड डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए आपको 10th क्लास का सर्टिफिकेट या मार्कशीट जिसपे आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा हो वो चीज चाहिए। एंड मार्कशीट जो इससे प्रीवियर डिग्री है लाइक 12th यूजी एंड पीजी, इन सब के आपको मार्कशीट चाहिए। एंड अगर जो लोग इंस्पायर स्कॉलर नहीं है, ठीक है, जो लोग इंस्पायर स्कॉलर नहीं है उनको उनके यूनिवर्सिटी से फर्स्ट रैंक होल्डर का सर्टिफिकेट चाहिए। तो इसमें काफी टाइम लग जाता है, अगर आप कहीं भी यूनिवर्सिटी वगैरह में पढ़ रहे हैं तो आप अप्लाई करेंगे, फिर इंस्टीट्यूशन इशू करेगा, तो इसमें टाइम लग जाता है। तो जो लोग यूनिवर्सिटी टॉपर हैं या फर्स्ट रैंक होल्डर हैं वो इस चीज के लिए अप्लाई कर दें, जितना जल्दी करेंगे उतना ही आपके लिए इजी होगा। अदरवाइज लास्ट टाइम में काफी रश हो जाता है, मतलब काम नहीं होता है, बहुतों का छूट भी जाता है। तो और साइज आपका देख रहे होंगे एटमोस्ट 1 MB है, सिर्फ इसके लिए 2 MB है, तो इसके बाद बात करते हैं। और अगर आप कहीं एम्प्लॉयड हैं तो उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेटर चाहिए, राइट।
अब इसमें बात करते हैं कि दो तरह के कैंडिडेट अप्लाई करते हैं, दो स्टेज में इसका सिलेक्शन होता है। एक तो होता है कि स्टेज वन में उनका होता है जो पीएचडी ज्वाइन नहीं किए हैं, वो ये 7th वाला है। और मीन्स अगर आप पीएचडी ज्वाइन कर लिए तो भी अप्लाई कर सकते हैं, और पीएचडी नहीं ज्वाइन किए तो भी अप्लाई कर सकते हैं। पीएचडी नहीं ज्वाइन किए हैं तो आपके लिए ए चीज होगा लागू, और अगर ज्वाइन कर लिए तो आपके लिए ए लागू होगा। इसमें स्टेज वन में सिलेक्शन होता है, मतलब जब आप पीएचडी ज्वाइन कर लेंगे तो आपको फिर से अप्लाई करना होगा। तो स्टेज टू में अगर आपका सिलेक्शन हुआ तब आपको फेलोशिप मिलेगा, ठीक है। अगर आप पीएचडी ज्वाइन नहीं किए हैं तो आपको 3 चॉइस देना होगा किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन का, एंड साथ में सुपरवाइजर का भी। तो ये आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, एंड साथ में आपको ब्रीफ राइट अप देना है रिसर्च प्रपोजल का, ठीक है। तो आपको रिसर्च प्रपोजल बनाना, मेनली यही दो फैक्टर है जिसके बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, पहले आप पीएचडी में एडमिशन प्लान बनाए ही होंगे, तो एडमिशन के लिए कौन कौन से इंस्टीट्यूट आपने सोचा है, वहां कौन से फैकल्टी के अंदर आप करना चाहते थे, टेंटेटिव लिस्ट है, इसका बाद में चेंज कर सकते हैं। बट आपको इनिशियली 3 चॉइस देना होगा। आप वहां के फैकल्टी से बात करिए जिसके अंदर करना चाह रहे हैं, उनको आप कंडीशन बताइए कि आपको इंस्पायर स्कूल फेलोशिप में अप्लाई करना है, तो सुपरवाइजर्स का नाम देना होगा। तो बात के लिए अगर वो एग्री हो रहे हैं तो फिर उनका नाम आप दे सकते हैं। मे भी वो एग्री ना हो तो फिर आपको किसी और इंस्टीट्यूशन में बात करना होगा। तो ये चीज आपका टाइम ले लेगा, और उसके अकॉर्डिंग जब ये आप सेलेक्ट कर लेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको एक रिसर्च प्रपोजल बनाना होगा। जब आप रिसर्च प्रपोजल बना देते, जो भी सुपरवाइजर आप यहाँ से सिलेक्ट किए हैं, तीन सुपरवाइजर का नाम, उनसे जरूर डिस्कस करें कि सर मैंने ये रिसर्च प्रपोजल लिखा है, एक बार आप चेक कर लीजिए। क्योंकि मे भी हो सके आपके 3 सिलेक्ट किए तो हो सके इन्हीं तीनों में किसी में एडमिशन लें, तो ये आपके लिए थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। एंड अगर आपने पीएचडी एडमिशन ले लिया है तो आपका डायरेक्टली स्टेज 2 में सिलेक्शन होगा। एंड इसमें भी कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होगा। डॉक्यूमेंट्स क्या है सबसे इंपॉर्टेंट, वो तो एक आपको एडमिशन लेटर चाहिए जहां भी आप एडमिशन लिए हो। जो लोग जेआरएफ पोजीशन या जेआरएफ प्रोजेक्ट में ज्वाइन किए हैं, वो उनका एडमिशन लेटर एक्सेप्टेबल नहीं होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है ओनली ज्वाइनिंग एज जेआरएफ विल नॉट बी एक्सेप्टेबल, ठीक है। तो अगर आप प्रोजेक्ट वगैरह में ज्वाइन किए हैं तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो आपको एक एडमिशन लेटर चाहिए, फिर आपने जो फी जमा किया पीएचडी एडमिशन के लिए उसका रिसिप्ट चाहिए, आपके सुपरवाइजर का सीवी चाहिए, ठीक है। जो भी आपको पीएचडी सुपरवाइजर होंगे, सीवी जिसमें उन्होंने लास्ट 5 ईयर में क्या रिसर्च आउटपुट दिया है उसका डिटेल होना चाहिए। उन्होंने लिखा हुआ है विद लास्ट 5 ईयर रिसर्च क्रेडेंशियल, ठीक है। तो ये जरूरी, ये आपका मतलब सिलेक्शन में प्रोबेबिलिटी बढ़ा देता है अगर आपका सुपरवाइजर बहुत अच्छे हैं तो। फिर आपको इंडोर्समेंट लेटर, इसका सैंपल यहाँ लिंक पे दिया हुआ, इसी लिंक पे क्लिक करके आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। रिसर्च प्रपोजल ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप चूंकि पीएचडी ज्वाइन कर लिए हैं तो अपने सुपरवाइजर से बात कर सकते हैं कि हमें रिसर्च प्रपोजल सबमिट करना है, तो उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और आपके पास बहुत टाइम है तो इसको आराम से लिख सकते हैं। मे भी उनके पास टाइम ना हो, या फिर वो बोले कि ठीक है तुम लिख के लाओ, तो आप इनिशियली एक रिसर्च प्रपोजल बनाइए। इस पे भी हमने वीडियो बना रखा है, तो हमारे प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। और रिसर्च प्रपोजल के रिगार्डिंग आने वाले टाइम में मैं वीडियो प्रोवाइड करूंगा। जिनका इंस्पायर फेलोशिप में ऑलरेडी सिलेक्शन हो चुका है, तो कुछ लोगों से बात हुआ है जिनका लास्ट एडवर्टाइजमेंट में सिलेक्शन हुआ है, तो उन्होंने कैसे बनाया था, क्या पॉइंट ध्यान रखा था, तो हमने उनसे बात किया है और कोशिश करेंगे उनका एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करें ताकि मैं भी आपके लिए हेल्पफुल हो, ठीक है। एंड आपका पीएचडी में क्या वर्क प्लान है वो भी आपको सबमिट करना होगा, ठीक है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जो आपको ध्यान रखने थे कि अपलोड करते वक्त या जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो आपको जरूरत पड़ेगी। लास्ट डेट आप जरूर ध्यान रखें कि लास्ट डेट आपका जनवरी में है। हालांकि अगर आपका काम नहीं बनता तो हर बार तो एक्सटेंड हुआ है, तो मे भी इस बार भी एक्सटेंड हो सकता है, बट अभी आपको एक्सटेंड का नहीं सोचना है, अभी आपको अपने काम का सोचना है, ठीक है। और जो बात मैंने बोला कि आपको इसमें 2 लेवल में सिलेक्शन होता है, तो वहीं लिखा हुआ है सिलेक्शन फ्रॉम अमॉन्ग द एलिजिबल एप्लीकेंट्स इज डन इन 2 स्टेज, लेवल 1 एंड लेवल 2। तो लेवल 1 वहीं बता दिया जिनका पीएचडी में एडमिशन नहीं हुआ है उनके लिए, और लेवल 2 जिन्होंने या तो पहले सेलेक्ट हो चुके हैं या फिर डायरेक्टली पीएचडी में एडमिशन ले चुके हैं, तो वो डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, 5th नंबर पॉइंट, कि आपका इनकम्प्लीट या गलत इंफॉर्मेशन भरा हुआ या रॉन्गली फिल्ड अगर फॉर्म होगा तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी हो रिजेक्ट होने का, ठीक है। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगा है सब आप अप्लाई करिएगा, जो भी है आप कोशिश करिएगा अरेंज करके उसको अपलोड करें, ठीक है। एंड इसमें आपको हार्ड कॉपी भेजने की जरूरत नहीं होती, आप प्रिंट करके अपने पास रख सकते हैं। ये भी इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि आपको हार्ड कॉपी भेजने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन भर देना है। तो आपको यहाँ ना कोई पैसे लगेगा, ना कोई एग्जाम देना है, ना कोई इंटरव्यू देना है, ना ही स्पीड पोस्ट है कोई स्पीड हार्ड कॉपी भेजना है, बस आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। और एक चीज मैं अगेन सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप पूरा भर लें, फाइनल सबमिशन करने से पहले एक बार अच्छे से सारे इन्फॉर्मेशन को केयरफुली पढ़ लें, सारे डॉक्यूमेंट सही तो है। तो आने वाले वीडियो में कोशिश करूंगा कि आपको रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाना है जिससे सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए। तो इस पे जो ऑलरेडी सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनका मैं एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, ठीक है। तो और भी इससे रिलेटेड कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि उन क्यूरीज को सोल्व कर सकें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।